हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक इग्नू। आई होप आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। MZOE 004 का काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम जो आपका PDF थी और जो आपकी लेक्चर्स थे सारा पेपर उसी में से आया था, सेम था, एज इट इज़ था। और इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो सारे आपके ना करवाए हों। तो मतलब जो आपको 70 क्वेश्चंस की जो मैंने PDF प्रोवाइड कराई थी उसी में से आपके ऑलमोस्ट सारे जो 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आए थे आपके, क्योंकि आपका इलेक्टिव पेपर है, सारे आपके ऑलमोस्ट PDF से ही कवर थे। कुछ भी चीज़ें नोट से बाहर नहीं आई थी। सो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में और अच्छे से आपको प्रिपेयर कराने के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं MZ005 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ऑलमोस्ट जो आपका ये पेपर है ये भी आपके इंसेक्ट से ही रिलेटेड टर्म, ऑफ कोर्स जब इंसेक्ट फिजियोलॉजी है और टॉक्सिकोलॉजी है तो वही सारे मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो इसमें भी आपके ओवरलैप करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ओवरलैपिंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। ईजी पेपर है बट थोड़ा लेंदी है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग 2 ब्लॉक कवर करने वाले हैं, तो ब्लॉक 1 एज वेल एज ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपका इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँ। फिर आपका जो सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक है वो आपका सेपरेटली आ जाएगा। इसमें से सबसे लेंदी ब्लॉक है आपका ब्लॉक 3, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया था MZOE 004 का, अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया था एकेडमिक इग्नू से। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटीग्यूमेंट्स इन इंसेक्ट्स, एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड कंपोजिशन। सो आपको पहले तो इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट्स के बारे में बताना है, फिर उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन। द इंटीग्यूमेंट्स इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। और ये क्या होती है? एक्टोडर्मल ओरिजिन की होगी, फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन। और ये क्या बनाती है? एक्सोस्केलेटन बनाएगी। इट प्रोवाइड्स द शेप एंड सपोर्ट, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली एक्सोस्केलेटन बना रही है ना, सो इट विल प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। प्रोटेक्शन बिकॉज इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। अटैचमेंट side for the muscles are attached to integuments only. Sensory interface with the environment. It also lines ectodermal invagination like trachea, foregut and hindgut. So ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्यूमेंट्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख कर आनी है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटीग्यूमेंट्स की ना हमारी 3 लेयर होती है और ये क्वेश्चन मैंने आपको MZOE 004 वाला जो पेपर है उसके लिए भी मैंने कवर करवाई थी, ठीक है। सो वही क्वेश्चन है, सेम है, आप चाहें तो वही वाला आंसर इसमें डाल सकते हैं। 3 मेन लेयर हैं। पहली क्यूटिकल, इसको आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। ये कैसी होगी? नॉन सेल्युलर होगी, सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। इनिशियली फ्लेक्सिबल, मे बी हार्डन बाय स्क्लेरोटाइजेशन। तो ये स्क्लेरोटाइजेशन क्या होता था हमारा? डार्कनिंग एज वेल एज हार्डनिंग। तो इसमें क्या होती है? क्यूटिकल हमारी डार्क और हार्ड हो जाती है। सो ये हमारा प्रोसेस रिजिड स्क्लेराइड्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसके 2 मेजर पार्ट्स होते थे, एपिक्यूटिकल एंड योर प्रोक्यूटिकल। आउटर एंड थिन होती थी एपिक्यूटिकल, ये हमारी नॉन क्यूटेनस टाइप की रहेगी। इसकी भी फर्दर लेयर्स हैं, हमारी 4 लेयर हैं। सीमेंट लेयर जो हमारी प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को, और ये हर इंसेक्ट्स में नहीं पाई जाएगी। वैक्सी लेयर प्रिवेंट वाटर लॉसेस। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में करा था, तो आप चाहें तो मेरी प्रीवियस जो वीडियो है ना उसमें भी आप ये डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज दिस आंसर इज ऑल्सो इनफ फॉर योर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि 5 मार्कर में इतना भी लिखेंगे सफिशियंट है। तो ये इसकी कुछ लेयर है। प्रोक्यूटिकल हमारी बनी होती थी काइटिन एंड प्रोटीन से। एक्सोक्यूटिकल हार्डन बाय स्क्लेरोटाइजेशन, एंड स्क्लेरोटाइजेशन में भी क्या हो रहा था हमारा? काइटिन और प्रोटीन में क्या बन रहे थे? क्रॉस लिंकिंग हो रही थी, ठीक है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है डार्क और रिजिड क्यूटिकल बनाने का। इसमें फर्दर हमारी एंडोक्यूटिकल और म्यूजोक्यूटिकल भी आती हैं। म्यूजोक्यूटिकल क्या है? ट्रांजिशन लेयर है बिटवीन योर एंडो एंड एक्सो। सो ये आपको प्रोक्यूटिकल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी आएगी जो लेयर है इंटीग्यूमेंट्स की, दैट इज एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स प्रोड्यूसिंग क्यूटिकल एंड मोल्टिंग एंजाइम्स। सो इसमें हमारे क्या होते हैं? मोल्टिंग एंजाइम्स। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। सेल टाइप्स इसके कैसे होंगे? एपिडर्मिस में आपकी डर्मल सेल्स पाई जाएंगी। ट्राइकोजन सेल्स, इसमें हेयर्स होंगे, शाफ्ट होंगे। टॉर्मोजन सेल्स जिसमें हेयर सॉकेट होंगे, हेयर शाफ्ट एंड हेयर सॉकेट आर डिफरेंट। मोल्टिंग ग्लैंड्स एंड
पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड सेल्स जो हमारे क्या बनाएंगी, स्पाइरेकल्स के लिए प्रोटेक्टिंग इंटरफेस बनाएंगी, ठीक है। सो आपकी होगी एपिडर्मिस की बात। अब नेक्स्ट आपकी जो लास्ट लेयर है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज नॉन लिविंग एमॉर्फस लेयर एंड फाउंड बीनीथ योर एपिडर्मिस। इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। सो ये इसके कंपोजिशन है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसके, और ये हमारे कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। इट सपोर्ट्स मसल्स, नर्व्स एंड थिकन्स बिफोर मोल्टिंग। केमिकल कंपोजिशन अगेन आपको अगर ये याद रहे सो इट वुड बी गुड, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पॉइंट, बट आई हैड एडेड। जिनको याद रहे वो अपना आंसर एनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ प्रोटीन है एंथ्रोपोडिन, ये सॉल्युबल होता है, कन्वर्ट्स टू स्क्लेरोटोनिन। स्क्लेरोटोनिन हमारा क्या है, टेंड एंड रिजिड एक्सोक्यूटिकल बनाने में क्या है, हेल्पफुल है। फिर आपका नेक्स्ट प्रोटीन है रेजिलिन। ये मैंने लास्ट में भी बताया था, ये क्या करता है, इलास्टिक प्रोटीन होता है, जॉइंट्स और एपेंडेजेस में पाया जाएगा। फंक्शन क्या है इंटीग्यूमेंट्स के, अब आपको आइडिया लग ही गया होगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टिंग फंक्शन प्रमोट करेगा, इन इंजरी एंड वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मसल अटैचमेंट, सेंसरी इंटरफेस, पिगमेंटेशन एंड कलर पैटर्न, ठीक है। जिसमें अगर कलर पैटर्न नहीं होगा तो हम जो है ना टॉक्सोनॉमी जो होती है उसमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स जैसे सीटेज, स्पाइन्स, ग्लैंड्स, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, MZOE 004 वाली क्लास की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन मोल्टिंग। यू हैव टू आंसर व्हाट इज मोल्टिंग एंड हाउ एंड वाई डज इट अकर्स। तो आपको ये बताना है ये क्यों होती है और कैसे होती है दोनों। नेम द हॉर्मोन्स। नाउ यू हैव टू नेम द हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस। Describe the hormonal control of molding and metamorphosis in detail. So this question also I had given you last time as well. So इस बार के लिए भी important है। तो आपका जो इंसेक्ट है वो possess करता है your rigid non-elastic cuticle that doesn't grow with body, जो हमारी बॉडी के साथ ग्रो नहीं करती है, ठीक है। So it must periodically shed to allow its growth। जब बॉडी के साथ ही ग्रो नहीं कर रही है तो उसको क्या है ना, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्टिंग। मोल्टिंग इन्वॉल्व्स 3 मेन फेजेस, अगेन इंपॉर्टेंट। 3 मेन प्रोसेस होते हैं, एपोलिसिस, एक्डिसिस एंड स्क्लेरोटाइजेशन। एपोलिसिस में क्या हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम द एपिडर्मिस। एक्डिसिस में फाइनल शेडिंग प्रोसेस हो रहा था, और स्क्लेरोटाइजेशन में आपका हार्डनिंग और डार्कनिंग हो रहा था ऑफ योर न्यूली फॉर्म क्यूटिकल। अब इसके कुछ स्टेजेस हैं, उनकी बातें करते हैं डिटेल में। मोल्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं जैसे एपोलिसिस, उसमें हमारी डिटैचमेंट होगी, स्पेस फॉर्म होगा हमारी ओल्ड क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच में, ताकि एपिडर्मिस सिक्रीट कर पाए हमारे मोल्टिंग फ्लूइड जिनमें हमारी होती थी इनएक्टिव एंजाइम्स की कंपोजिशन। और इनएक्टिव एंजाइम्स हमारे होते थे काइटिनेज एंड प्रोटीज। अब ये जो है अभी इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अगले स्टेप में एक्टिव हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल हमारा होगा जिसमें एपिडर्मल सेल्स सिक्रीट्स क्यूटिकुलिन फॉर्मिंग द न्यू क्यूटिकल, जिसकी वजह से न्यू क्यूटिकल बन जाएगी बीनीथ द ओल्ड वन, एंड मोल्टिंग फ्लूइड्स एंजाइम्स आर नाउ एक्टिवेटेड। सो फॉर्मेशन की न्यू क्यूटिकल की फॉर्मेशन के बाद हमारे जो मोल्टिंग एंजाइम्स है ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। वाई, टू डाइजेस्ट द ओल्ड क्यूटिकल। अब जो डाइजेस्टेड मटेरियल है ना हमारे ओल्ड क्यूटिकल के, वो हमारे बनाएंगे न्यू क्यूटिकल को बनाने के लिए एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर 2 स्टेप आपके अभी हो चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ मोल्टिंग, मतलब मोल्टिंग के। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। अब ओल्ड क्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाएगी एंड एक्सोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल रिमेन इंटैक्ट। नेक्स्ट एक्डिसिस, फाइनल शेडिंग आपकी इस स्टेप में होगी, जो एब्जॉर्ब होगी वो होगी। उसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगी, अब फाइनल ओल्ड क्यूटिकल विल शेड। Insect breaks out of old cuticle using abdominal contraction and this process is your painful। मैंने लास्ट में भी बताया था कि ये प्रोसेस इंसेक्ट्स के लिए काफ़ी पेनफुल होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं और दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप। सो ओल्ड क्यूटिकल जिसको आप एक्सयूवी भी बोलते हो इज लेफ्ट बिहाइंड। एक्सपेंशन होएगा हमारा न्यू क्यूटिकल का नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हमारी जो न्यू क्यूटिकल है वो क्या होएगी, एक्सपेंड करेगा इंसेक्ट अपना बॉडी को इन्फ्लेट करके। And the final step is your sclerotization and melanization, and you know it. What will happen in this? आपका hardening and darkening of your cuticle. So ये तो आपके हो गए steps of formation of new cuticle।
अब कुछ हॉर्मोन्स आपको बताने थे, तो हॉर्मोन्स आपके हैं, पहला हार्मोन है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन पीटीटीएच. इट इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन और कॉर्पोरा एलेटा, स्टिमुलेट्स द प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स टू रिलीज द एक्डिसोन हार्मोन. अभी एक्डिसोन हार्मोन आप मॉल्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हो, ये आपका बनेगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, पीटीटीएच ने स्टिमुलेट कर दिया आपके प्रोथोरेसिक ग्लैंड को कि भाई एक्डिसोन बना लो. अब एक्डिसोन फाइनली स्टिमुलेट कर देगा हमारे प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को, जो हमारे फाइनल एपोलिसिस यानी कि डिटैचमेंट के प्रोसेस को क्या करेंगे, इनिशिएट कराएंगे और सिक्रीट हो जाएंगे मॉल्टिंग फ्लूइड्स, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा आपकी क्यूटिकल का. इस तरीके से आपकी न्यू क्यूटिकल फॉर्म होगी. नेक्स्ट आपका जुवेनाइल हार्मोन भी है, ये हमारा कॉर्पोरा एलाटा से बनेगा, मेंटेन लार्वल स्टेज. और अगर हमारा लो जुवेनाइल हार्मोन हो साथ में एक्डिसोन हो तो ये हमारी प्रॉपर लार्वा प्यूपा एडल्ट की जो भी स्टेप्स होते हैं उनको प्रमोट करेगा. ठीक है. और वहीं अगर मैं जो है मैंने लेवल जो है जीएच का उसको हाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये मेरा लार्वल स्टेज पे ही क्या कर देगा, उसको सस्पेंड कर देगा. ठीक है. सो ये आपका पेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है. अदर हॉर्मोन्स लाइक न्यूरोपेप्टाइड्स जैसे ईएच, इक्लूजन हार्मोन ईटीएच, एक्डिसिस ट्रिगरिनिक हार्मोन सीसीएपी एंड बर्सिकन हार्मोन. सो ये भी कुछ हार्मोन है जो हमारे मोल्टिंग और उसमें एक्डिसिस में एपोलिसिस में रोल प्ले करेंगे. सिग्निफिकेंस क्या है मोल्टिंग का, इसमें हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंसेक्ट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि वो क्या करेगा, रिजिड करेगा अपनी रिजिड एंड नॉन इलास्टिक क्यूटिकल को बाय न्यू क्यूटिकल. अलाउज चेंजेस फ्रॉम वन स्टार टू द नेक्स्ट, और जब भी मोल्टिंग होगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा वन स्टार टू द नेक्स्ट इन द इंसेक्ट्स लाइफ साइकिल. फैसिलिटेट रिपेयर एंड रिन्यूअल, मेक्स मेटामॉर्फोसिस पॉसिबल स्पेशली इन होलोमेटाबोलस. होलोमेटाबोलस क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जिनमें हमारा जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट टाइप का होगा. ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो शो करेंगे. हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी फॉर्म protection through the formation of new and hardened cuticle. So these are your significance of molding. Next question is, what is metamorphosis? Discuss its types with your suitable examples. So आपको metamorphosis बताने हैं, types बताने हैं उसके examples के साथ. Easy question है और important भी है साथ में. तो metamorphosis क्या होता है? Metamorphosis is a process by which insect undergoes distinct changes in form from the immature stage to the adult stage. ठीक है. Newly hatched insects differ morphologically from insects and these changes become more pronounced towards the end of post-embryonic development. So आपको समझ में आया ना कि वन स्टेज से हम कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. अब इसमें हमारे नॉट इन्वॉल्व्स ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. सो हमारी एनाटमी भी चेंज होगी. मॉर्फोलॉजी तो आपने यहाँ पे लिखी रखी है, मतलब दिख ही रही है आपको. इसमें आपके एनाटॉमिकल चेंजेस भी हो रहे होंगे, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन योर फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट इंसेक्ट. अब इसके कुछ टाइप्स हैं जो आपकी बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखे हैं, तो मैंने ये बुक की टेबल यहाँ पे ऐड की हुई है. अब इन्होंने पहला टाइप लिया हुआ है ए मेटामॉर्फोसिस का. तो ये मेटामॉर्फोसिस में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, नो विजिबल मेटामॉर्फोसिस. इसमें आपका मेटामॉर्फोसिस होगा ही नहीं. ठीक है. No visible metamorphosis. Changes in the form, growth during growth, immature resembles the adult. तो इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है कि इसमें क्या है ना, रिजेंबल करेगा यंग वन और एडल्ट दोनों. एग्जाम्पल्स है इसके स्प्रिंग टेल और सिल्वर फिश. आप जो है एप टेरिगॉइड की जो पूरी क्लास थी, ऑर्डर था, वो पूरा इसमें डाल सकते हैं. नेक्स्ट आपका ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटामॉर्फोसिस. इसमें क्या होगा, इमेच्योर आर कॉल्ड एज निम्स. इसमें कैसा है, इनकम्प्लीट. हेमी मतलब इनकम्प्लीट होगा, जिसमें निम्फ फॉर्मेशन हो रही थी, मैंने बहुत डिटेल में बताया था. सो इसमें आपका निम्फ, आपको कीवर्ड ध्यान रखना है. ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, डिफर फ्रॉम एडल्ट, हैविंग नो विंग्स एंड अंडर डेवलप्ड जेनिटेलियाज. निम्फ्स एंड एडल्ट्स रिजाइड इन द सेम हैबिटेट. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल्स आपके ग्रासहोफर एंड कॉकरोच हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका कंप्लीट होलोमेटाबोलस. इसका एग्जाम्पल पहले ध्यान रख लो, बटरफ्लाई एंड वास्प. बटरफ्लाई में क्या होती थी, प्रॉपर हमारी स्टेजेस होती है ना, पूरी स्टेजेस की प्रॉपर लाइफ साइकिल है. तो बटरफ्लाई एंड वास्प. इमेच्योर आर कॉल्ड लार्वा एंड प्यूपा.
Larvae are adapted for feeding and only whereas adults are involved in feeding. रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्जल, तो लार्वा हमारा क्या अडेप्ट हो जाएगा फीडिंग के लिए, लेकिन जो एडल्ट्स है वो इन्वॉल्व होगा हमारा फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्जल तीनों के लिए. लार्वा एंड एडल्ट्स में और मे नॉट शेयर द सेम हैबिटेट. तो आपने देखा ना फंक्शन का भी डिफरेंस है कि लार्वा सिर्फ एक फंक्शन कर पा रहा है, एडल्ट कैन परफॉर्म तीनों, और इनका क्या हैबिटेट भी डिफरेंट है. नेक्स्ट है आपका हाइपर मेटामॉर्फोसिस. एंड व्हाट इज दिस हाइपर मेटामॉर्फोसिस? सो ये है आपका व्हेन इंसेक्ट अंडरगोज थ्रू टू और मोर डिस्टिंक्टली डिफरेंट लार्वल इंस्टार्स. ठीक है, तो इसमें लार्वल इंस्टार्स आपको कीवर्ड ध्यान रख के जाना है कि इसके अलग स्टेजेस तो होंगे, साथ साथ लार्वल इंस्टार्स भी होंगे, यानी कि शिफ्ट इन बिहेवियर. एग्जाम्पल इसका किस में होता है? न्यूरोप्टेरा, मेंटिस पेडी. इसमें न्यूरोप्टेरा कौन से इंसेक्ट्स होते थे जिसमें हमारे विंग्स होते थे सेम टाइप के एंड सेम साइज के. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं न्यूरोप्टेरा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, describe the general features of alimentary canal of insects. So you have to write the features of alimentary canal of insects. Insects are highly diverse and successful animals during their ability to adapt to different environments and utilize a wide variety of food sources. So insects हमारे क्या होते हैं ना, highly diverse हैं, of course, successful animal है due to their ability to adapt and utilize a wide variety of food sources. सो अब ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनके क्या हो, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, जो उनको क्या करे, एफिशिएंट फूड इंजेशन, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करे, यानी कि हेमोस्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या होता है? रेगुलेशन होता है अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म का या फिर टेम्परेचर का. ठीक है, बेसिकली. तो इसमें हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. तो 1 बाय 1 इनको हमें रीड करना है. पहला है आपका द फोरगट एंड हिंडगट. तो ये हमारे कैसे ऑर्गन होते हैं? दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ये ध्यान रखना है. लाइंड विद द क्यूटिकल विच इज शेड ड्यूरिंग मोल्टिंग, वाइल द मिडगट इज योर एंडोडर्मल इन ओरिजिन. तो ये आपको दोनों ओरिजिन ध्यान रखने की. हिंडगट का ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल. मिडगट का ओरिजिन है एंडोडर्मल, और इसके पास हमारी क्यूटिकल की लेयर नहीं होगी. फूड enters through specialized mouth parts adapted for different feeding habitats and passes through the canal for digestion and absorption. अब माउथ पार्ट्स आपने बहुत टाइप के पढ़े थे, पियर्सिंग है ना, स्पॉन्जिंग, लैपिंग. तो ये सारे हमारे क्या है, माउथ पार्ट्स की वजह से एलिमेंट्री कैनाल में कनेक्शन होगा. पहला पार्ट हमारा है फोरगट, जो हमारा इंक्लूड करेगा आपके फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड प्रोवेंट्रिकुलस. तो ये सारे ऑर्गन आपके फोरगट के हैं. इट फंक्शंस इन इंजेशन. अब इसका फंक्शन क्या है? इंजेशन, टेम्पररी स्टोरेज, मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं जिनमें एक ऑर्गन होता है गिजर्ड. ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है? मैकेनिकल प्रोसेस कराता है फूड का. नेक्स्ट आपका है मिडगट. मिडगट इज द प्राइमरी साइट फॉर एंजाइमेटिक डाइजेशन. अब ये क्या है? एंजाइम्स का एक्शन के लिए प्राइमरी साइट यही है. एंड योर एब्जॉर्प्शन. It contains gastric caecae that increases the surface area, often a peritrophic membrane, which protects the epithelium from toxins, pathogens, abrasive food particles while aiding digestion. ठीक है, तो आपका एक टॉपिक आएगा आपका पेस्टिसाइड्स. ठीक है, पेस्टिसाइड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने लास्ट में कवर किया हुआ है. तो उसमें भी ना ये हमारा जो मिडगट है वो बहुत रोल प्ले करेगा. इसी वीडियो में आपको मिलेगा लास्ट में, ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है. तो मिडगट का रोल आपको समझ में आया. इट इज एंजाइमेटिक डाइजेशन की प्राइमरी साइट है. स्पेशल अडेप्टेशन सच एज फिल्टर चैम्बर. तो इसमें क्या है? फिल्टर चैम्बर है, स्पेशल अडेप्टेशन है इसकी इन फ्लूइड फीडिंग इंसेक्ट्स. तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें फिल्टर चैम्बर भी पाया जाएगा. क्वेश्चन आपको ये आगे भी देखने को मिलेगा फिल्टर चैम्बर वाला. नेक्स्ट इज योर हिंडगट. हिंडगट इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरस, इलियम, रेक्टम एंड इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन. तो इसका मेन काम क्या है? आपका एब्जॉर्ब कराना. डाइजेशन तो हो गया आपका मिडगट में, अब आपका एब्जॉर्प्शन कराना है ऑफ वाटर, आयंस, सिम्बायोटिक इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन इन सम एक्वेटिक इंसेक्ट. और किसी इंसेक्ट में ये आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी एड करेगा. और ऑफकोर्स एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन में. द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विच वर्क्स क्लोजली with your hindgut to remove your nitrogenous waste and maintain the osmotic balance.
Together, the digestive and excretory system enables insects to thrive in terrestrial, freshwater and saline habitats. So this question ends here. Next आपका question है, compare the process of osmoregulation in terrestrial and aquatic insects. So आपको compare करना है process of osmoregulation. So now let's see what is osmoregulation. Osmoregulation is how insects maintains the right balance of water and salts in their body. तो osmoregulation is your balance of water and ions और या salts and water बोल लीजिए, ठीक है. तो आपका ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में बिल्कुल अलग तरीके से होगा क्योंकि डिफरेंट चैलेंजेस हैं दोनों के, तो उनको हमें पढ़ना है. टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में मेन चैलेंज आपका क्या है कि आपका पानी को प्रिवेंट करना है, ठीक है, इन ड्राई एनवायरनमेंट. इसमें अडेप्टेशंस होते हैं, इसी वजह से वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है जो आउटर स्केलेटन में होती है. ये क्या प्रोवाइड करती है? वाटर प्रूफिंग करती है. वाटर प्रूफिंग से हमारा जो लॉस है ना वाटर का, वो क्या होता है, वो कम हो पाता है, मिनिमाइज कर देती है वाटर लॉस को, ठीक है, रिड्यूसेस इवेपोरेशन. नेक्स्ट है आपका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली यूरिक एसिड, ठीक है. आपके 3 तरह के वेस्ट होते हैं इंसेक्ट्स में, उसी के बेस पे आपके ये डिवाइडेड है, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड योर, एक सेकेंड, Mic is connected. सो थर्ड टाइप आपका होता है यूरिया, ठीक है. सो ये आपके जो 3 टाइप है ना, तीनों टाइप आपको ध्यान रखने हैं. थर्ड टाइप आपका होता है यूरिया. तो अब ये तीनों टाइप में से सबसे ज़्यादा वाटर हमारा अमोनिया में चाहिए होता है. इसका आपका एग्जांपल आएगा फिश. यूरिक एसिड आपका होता है रेप्टाइल्स में, एंड यूरिया आपका होगा हमारे ह्यूमंस में, ठीक है. रेप्टाइल्स को सबसे कम वाटर चाहिए होता है, लीस्ट. ह्यूमंस में मिनिमम मतलब मीडियम, और फिश में आपका मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो उस बेसिस पे आपके डिवाइडेड हैं. आपका आगे टॉपिक भी है, सो आपको आगे ये देखने को भी मिलेंगे, ठीक है. इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया. अब नेक्स्ट आपका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कराने के लिए काम होगा उन्हीं ऑर्गेनिज्म में जिनमें आपका यूरिक एसिड होगा, यानी कि आपका जिसमें लेस वाटर होगा. तो ये कंजर्व करने के लिए होगा वाटर को, ठीक है. और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा आपका हिंडगट में, क्योंकि हिंडगट के साथ ही एसोसिएशन बना रहा था, अभी आपने ऊपर देखा ही है. नेक्स्ट है आपका हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन. अब हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन होगा तभी आप क्या कर पाओगे, वाटर को लॉस को मिनिमाइज कर पाओगे. नेक्स्ट है आपके बिहेवियरल एडेप्टेशंस. बिहेवियरल एडेप्टेशंस में आप जो ये इंसेक्ट्स को देखोगे तो वो आपके लेस ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ही होंगे टू रिड्यूस देयर डिहाइड्रेशन, ठीक है. सो इससे आपका क्या हो गया, वाटर कंजर्व हो गया. नेक्स्ट आपके टाइप के इंसेक्ट्स हैं एक्वेटिक. द मेन चैलेंज हेयर इज टू कंट्रोल वाटर गेन एंड लॉस. सो आपको क्या है ना, वाटर लॉस और गेन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द वाटर इज फ्रेश है या मरीन है. फ्रेश वाटर के इंसेक्ट्स कब पढ़ेंगे और फिर मरीन वाटर के इंसेक्ट्स पढ़ेंगे. फ्रेश वाटर में क्या है, वाटर इज एंटरिंग to the body continuously by the process of osmosis and salts tends to diffuse out. इसमें आपको अडेप्ट कराना है. Adaptations are excrete large amount of dilute urine to remove excess water. इसमें आप वाटर को बाहर ज़्यादा निकाल रहे हो, उसमें आप उल्टा क्या कर रहे थे, कंजर्व कर रहे थे टेरेस्ट्रियल वाले में. एंड एब्जॉर्ब सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कराना थ्रू स्पेशलाइज्ड सरफेस लाइक गिल्स, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, एक्सेस वाटर और आयंस क्या हो जाएंगे, रिटेन. मरीन इंसेक्ट्स में क्या होगा, जो कि रेयरली पाए जाते हैं, बट स्टिल वी हैव टू रीड इट. वाटर टेंड्स टू लीव द बॉडी एंड सॉल्ट्स एंटर. तो प्रॉब्लम है ये कि वाटर तो हमारी बॉडी से जो है निकल जाएगा, लेकिन सॉल्ट्स एंटर हो जाएंगे. वाई? बिकॉज मरीन वाटर इज हाई इन सॉल्ट कंटेंट, ठीक है. सो एडेप्टेशन इसमें क्या करेंगे, ड्रिंक सी वाटर एंड एक्टिवली एक्सक्रीट द एक्सेस सॉल्ट्स, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट एंड ऑफ मोर कंसनट्रेटेड यूरिन. तो सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे एंड वाटर को लेस, तो इसलिए यूरिन कैसा हो जाता है, कंसनट्रेटेड. सो हेंस योर वाटर लेवल इज मेंटेन्ड इन सॉल्टी इन्वायरमेंट. सो ये आपने कंपेरिजन पढ़ लिया दोनों के बीच में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिल्टर चैम्बर एंड हाउ इट इज यूज्ड इन फिल्टर फीडिंग इन इंसेक्ट्स. So filter chamber is a specialized part of digestive system and some fluid feeding insects like aphids, cycads and leafhoppers. तो इसमें क्या है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का. कौन से इंसेक्ट में, जो हमारे फ्लूइड पे फीड करते हैं, ठीक है. दैट हेल्प्स देम टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फूड एफिशिएंटली. स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इसके, इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ लूप्ड और फोल्डेड सेक्शन ऑफ द गट
where the foregut and hindgut come very close together. तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? आपके foregut and your hindgut के बीच में, ठीक है. फोल्डेड सेक्शन है, लूप की तरह पाया जाएगा, ठीक है. कुछ इस तरह से आप इसका जो है डायग्राम देख लीजिएगा. This close contact allows direct transfer of water and some dissolved substances from foregut to the hindgut bypassing much of midgut. तो ये मैंने बताया ना, इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट ये क्या है, लूप अटैच्ड है, तो इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, बाईपास कर देगा ये हमारे मिडगट को. फंक्शन क्या है इसका? फिल्टर फीडिंग. इंसेक्ट्स ईट लिक्विड डाइट सच एज प्लांट सेल which are very dilute in nutrients, mostly water and sugar. High in water content, filter chamber allows excess water to bypass the midgut and move quickly to the hindgut. Midgut क्या हो रहा था? जहाँ पे आपका एंजाइमेटिक या फिर डाइजेशन की मेजर एक्टिविटी हो रही थी. Concentration of nutrients in the midgut for efficient absorption. Regulation of osmotic balance by preventing over dehydration. Advantage क्या है इसका? ये आपके इंसेक्ट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्वेलिंग विद एक्सेस सेप, saves energy, ensures efficient nutrient absorption. Examples is aphids, leaf hopper and plant hopper and cycads. So ये आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, वेयर इज पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन लोकेटेड एंड हाउ डज इट हेल्प्स टू इंसेक्ट फॉर डाइजेशन. सो आपका क्वेश्चन है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेनी इंसेक्ट्स. लोकेशन कहाँ होती है इसकी? इट इज़ अ थिन सेमी परमिएबल लेयर दैट लाइन्स द मिडगट. तो कहाँ पाया जाएगा? आपका मिडगट में. इट सराउंड्स द फूड बोलस. जो आप फूड मतलब फूड का जो बोलस होता है ना, मास ऑफ फूड इन द गट, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको बोलस बोला जाता है, जो अभी अनडाइजेस्टेड है उसको सराउंड करेगा ये पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, बट डज नॉट कवर द फोरगट एंड हाइंडगट. तो ये आपका सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? एक्सक्लूसिवली मिडगट के अंदर. स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन. ये आपका काइटिन एंड प्रोटीन का बना होगा, फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमिएबल होगा, अलाउइंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट कीपिंग द लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड पैथोजन इंटेक्ट. तो उनको नहीं जाने देगा. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ऑफकोर्स मैकेनिकल डैमेज प्रिवेंट करता है हमारे हार्ड फूड पार्टिकल्स से जो मिडगट में हो सकता है. तो प्रोटेक्शन, फैसिलिटेट डाइजेशन. एंजाइम सिक्रेटेड बाय द मिडगट एक्ट ऑन द फूड इनसाइड द पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन. तो ये फैसिलिटेट कराता है डाइजेशन को, एफिशिएंट कर देता है बेसिकली प्रोसेस. जो भी एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? बोलस में चले जाते हैं, सिक्रेटेड बाय योर मिडगट. तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है. स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक शुगर, अमाइनो एसिड कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू योर गट सेल्स. एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट हो जाता है. सो ये इसके क्या है? फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंफ्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा intestinal digestion and what are the factors affecting the digestion of food. So you have to पहले तो डिफरेंस बताना है दोनों का, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, फिर उसके फैक्टर्स बताने के डाइजेशन के प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे. Digestion is the chemical breakdown of large molecules like carbohydrate, proteins, lipids into smaller molecules that can be absorbed through the gut wall with the help of digestive enzymes. Digestion दो तरह का होता है, extra intestinal digestion and your इंट्रा इंटेस्टाइनल डाइजेशन. एक्स्ट्रा मतलब जो फूड है ना वो बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएंगे पार्शियली बिफोर योर प्रोसेस ऑफ इंजेशन. इन्वॉल्व्स रिगर्गिटेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन टू द फूड. कॉमन इन फ्लूइड फीडर्स और इंसेक्ट्स विद स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स. ठीक है. सो ये आपका स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स किस में पाया जाता था? हाउस फ्लाइज वगैरह में पाया जाता था ना, तो उनमें ज़्यादा होगा जो फ्लूइड पे फीड कर रहे हैं. ठीक है. इसके एग्जांपल्स आपको दिख ही रहे हैं. नेक्स्ट में हाउस फ्लाई, ब्लो फ्लाइज, जिसमें आपका क्या होता है? रिगर्गिटेशन होगा थ्रू सलाइवा टू डिजोल्व द सॉलिड फूड एंड देन इंजेस्ट द लिक्विड. कैरियन बीटल में भी ये देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आपका है इंटेस्टाइनल डाइजेशन, द डाइजेशन दैट अकर्स आफ्टर फूड इज इंजेस्टेड. ये आप इंट्रा में भी लिख सकते हो, इंट्रा डाइजेशन इन्वॉल्व्स digestive enzymes secreted in various parts of alimentary canal, mainly in the midgut. Foregut digestion can occur due to regurgitated enzymes. Saliva may also contribute to the digestion in the buccal cavity, and partial digestion can occur in the crop. Main enzyme specificity depend on the diet. जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो आपका माइलेज करेगा डाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट. प्रोटीन होगा तो प्रोटीएसेस करेगा. दैट इज अ सिंपल थिंग. ठीक है.
फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं आपको। फैक्टर्स हमारे क्या हैं? टेम्परेचर, पीएच एंड योर रेडॉक्स पोटेंशियल। सो ये 3 आपके फैक्टर्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो ये है ये प्रोसेस भी एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी इज़ लो बिलो जीरो, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। पीएच अगर वेरी करेगा गट का तो हमारा तब भी ये प्रोसेस क्या होगा? अफेक्ट होगा। ऑप्टिमल हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है एट अराउंड योर 6 to 7, यानी कि न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। न्यूट्रल पे ही हमारा क्या कर पाते हैं? बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव इन मोस्ट इंसेक्ट्स, नेगेटिव इन इंसेक्ट्स विद माइक्रोब्स और फर्मेंटेशन। रिडॉक्स पोटेंशियल मोस्टली हर इंसेक्ट में ना पॉजिटिव ही होती है, बट नेगेटिव भी हो सकती है कुछ में जिनमें हमारे माइक्रोब्स हैं या फर्मेंटेशन हो रहा है। इट रेगुलेट्स द एंजाइम्स, रिमूव्स टॉक्सिन, सपोर्ट्स बेनिफिशियल माइक्रोब्स, एड्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सो ये आपके 3 प्रोसेस हैं जो आपके प्रोसेस डाइजेशन के अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, अब ये जो आपका है ना ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया है, पढ़ के आपको ज़रूर इसलिए जाना चाहिए, एटलीस्ट एक रीडिंग तो आप इसकी लगा ही लीजिए, अगर पेपर में आया तो आप कुछ लिख पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा? जिसमें आपके मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्जन होगा किसका? पॉलीसेक्राइड का। डायसेक्राइड्स के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड के स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना अपने आप से, खुद से, बहुत ईजी है, अब इसमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऐसी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। प्रोटीन का डाइजेशन आपका होता है ट्रिप्सिन एंजाइम से, जो आपका क्या बना देगा? प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा जो ईजी टू एब्जॉर्ब होंगे। अब ये कुछ आपके टाइप ऑफ प्रोटीन के पेप्टाइडेज दिए हुए हैं। एंडो मतलब जो विद इन द चेन एक्ट करे, एक्सो मतलब जो आउटसाइड पर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो हमारा COOH बॉन्ड पर एक्ट करे, अमाइनो मतलब जो NH2 वाले जो बॉन्ड है उन पर एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करे। अमाइनो एसिड के दो बॉन्ड होते हैं ना, तभी तो उसको क्या बोलते हो आप? ज़्विटर आयन बोलते हो, ठीक है। सो जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया? उसके डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट है आपका लिपिड। लिपिड में आपका क्या होगा? फैटी एसिड कन्वर्ट्स इनटू ग्लिसरॉल। प्रॉक्सिमल डाइजेशन अकर्स इन प्रॉक्सिमल मिड गट में होगा ये डाइजेशन मेनली। इसके एग्जांपल्स हैं आपके बीवेक्स 2 डाइजेस्ट कराने के लिए आपका ये मेनली हमारा लिपिड का डाइजेशन आपका आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इन योर इंसेक्ट्स। अब आपका डाइजेशन हो गया, अब नाउ यू हैव टू एब्जॉर्ब। Absorption is a process by which digested nutrient can pass through the gut epithelium into the hemocoel. अब ये क्या है ना, हमारे में ब्लड होता है, इनमें हमारा क्या होता है? हीमोकॉइल होती है, ठीक है। दिस occurs mainly in the midgut and mostly transcellular through the cells. इसके 3 पार्ट हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा आपका, मिडगट में, हिंडगट में, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाइज आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलती हैं, तो ये हमारा डाइजेशन करा रही होंगी। हिंडगट में आपका एब्जॉर्प्शन वाटर का होगा एंड इनऑर्गेनिक आयंस का। मिडगट में आपका डाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का। से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है। माइक्रोविलाई इंक्रीजेज द सरफेस ऑफ गट सेल्स फॉर मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। पहला है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है ना, कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेक्राइड्स across the midgut epithelium. Transport may involve specific transporters in different insects. Glucose can be converted to trehalose, which aids the sugar transfers in hemolymph. In sugar-feeding insects, sugar can also move by simple diffusion along the concentration gradient. So आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपको समझ में आया, मोनोसेक्राइड्स की तरह होगा, और ट्रांसपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा होगा। प्रोटीन का आपका अमाइनो एसिड्स के थ्रू होगा, कहाँ पर होगा? हिंडगट के अंदर। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दीज आर एब्जॉर्ब्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ये आपका कौन से वाले उससे होंगे? एक्टिव डिफ्यूजन के प्रोसेस को ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये कौन से मेथड से एब्जॉर्प्शन होगा इनका? एक्टिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। दीज आर डाइजेस्टेड एज फैटी एसिड्स, glycerols, acylglycerol and lysophospholipids. प्राइमरी एब्जॉर्प्शन साइट इसकी है मिडगट। इंसेक्ट्स एब्जॉर्ब्स लिपिड एल्सवेयर एज वेल, जैसे कि हैंडगट में होगा, हाइमेनोप्टेरन्स में, एंड फोरगट में होगा आपका कॉकरोचेस में। स्पेशल प्रोसेस होगा, मतलब वैक्सेस एब्जॉर्ब्ड एज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म
कोलेस्ट्रॉल इज एसिडिफाइड बिफोर एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा है, याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप देम एज वेल। एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस हमारा दोनों में होता है, मिड गट एंड हिंड गट में। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, सॉलिड जो सोडियम पोटेशियम पम्प जो होता है ना उसी के थ्रू होगा, एटीपी पम्प जो होता है उसी के थ्रू ये हमारा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा ऑफ योर ऑर्गेनिक आयंस। पोटेशियम एब्जॉर्ब पैसिवली, और पोटेशियम जो है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होगा, एंड क्लोराइड इज एब्जॉर्ब बाय रिमूव्ड बाय एक्टिवली बाय योर रेक्टल सेल्स। So this is your absorption of organic ion, and lastly absorption of water, very important। तो water हमारा absorb हो रहा होगा midgut and hindgut दोनों से। midgut absorbs water from the food to aid the digestion and maintain nutrient absorption। hindgut rectum absorbs the water from the feces, conserving the water in terrestrial animals। so ये आपका aquatic और midgut terrestrial में भी मैंने रोल बताया था midgut hindgut का। ये सारी चीज़ें आप रीड एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सक्रीशन एंड इंसेक्ट्स एंड इट्स मेजर ऑर्गन। सो आपको एक्सक्रीशन का प्रोसेस बताना है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ मेलफिजियन ट्यूब्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द नेफ्रोसाइट्स एंड हाउ दीज आर इंपॉर्टेंट इन सम इंसेक्ट्स। सो 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो आपको ये क्वेश्चन ना ऐसे स्टार्ट करना है कि आप एक्सक्रीशन बताइए। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो इसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। प्रोसेस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी यूरिन, इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हीमोलिम्फ एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख कर आनी है। यूजफुल कंपाउंड्स आर रीअब्जॉर्ब, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एक्सक्रीशन का। रिमूवल ही नहीं करना है आपको, रीअब्जॉर्प्शन पे भी फोकस करना है। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, प्राइमरी ऑर्गन रहता है हर किसी इंसेक्ट्स में मोस्टली, और हिंडगट आपका इलियम और रेक्टम में, मतलब हिंडगट के जो पार्ट्स हैं इलियम एंड रेक्टम, वो नेफ्रोसाइट्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन वी विल सी अहेड। तो आपको पहले मेलफिजियन ट्यूब्यूल डिटेल में तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि सेपरेटली मेलफिजियन ट्यूब्यूल से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। डिस्कवर्ड बाय मार्सिलो मेल्फिजी, स्ट्रक्चर्स कैसा होते हैं इसके, लॉन्ग थिन ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स अराइजिंग एट द जंक्शंस ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। तो ये आपके मिडगट और हिंडगट की जंक्शन पर मिलेंगे, ठीक है, लाइंग इन द हीमोक्रील। तो ये आपका इसका कंपोजिशन भी आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारे क्या होते हैं, 2 पार्ट होंगे आपके, 1 सेल थिक विद माइक्रोविलाई ऑन द इनर सेल, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट आपका एब्जॉर्प्टिव होगा, डिस्टल पार्ट आपका सिक्रेटरी होगा, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन विच फ्लोज इनटू द गट ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन का भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, आपको ये आगे देखने को मिलेगा, हाउ डज द फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। वेरिएबिलिटी हो सकता है, और अलग अलग इंसेक्ट में मेलफिजियन का ट्यूब्यूल जो है वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नेफ्रोसाइट्स। सो नेफ्रोसाइट्स हमारा क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल है, जो कि इंसेक्ट्स में देखने को आपको मिलेगी। अगेन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन का। तो नेफ्रोसाइट्स हमारे क्या होते हैं, नेफ्रोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड्स इन द हीमोसिल, ठीक है। तो ये आपके हीमोसिल्स में पाए जाएंगे, स्पेशलाइज्ड सेल हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इनका, लार्ज बायोन्यूक्लिएटेड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग। टाइप्स इसके होते हैं गार्लेंड सेल्स, पेरिकार्डियल एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉम्बेक्स, स्पेशली में जो इसकी स्पीशीज है बॉम्बेक्स इंडिका की, जो उसमें भी पाए जाएंगे ये। तो ये हमारे नेफ्रोसाइट्स हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, हीमोसिल में पाए जाएंगे, ठीक है। फंक्शन इनका क्या है, रिमूव द हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, कॉलॉइड्स, टॉक्सिन फ्रॉम द हीमोलिम्फ। तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपाउंड होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेल्स, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रोल फुलफिल करेंगे, सिमिलर टू नेफ्रॉन्स एंड मैमल्स। तो मैमल्स में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नेफ्रॉन्स के थ्रू होगा, सो ये उसको फुलफिल कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन बाय रेक्टम। रेक्टम में हमारा हिंडगट स्पेशली द रेक्टम पार्टिसिपेट्स इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस। रेक्टल पैड्स स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल फोल्ड्स एक्टिवली रीअब्सॉर्ब द आयंस इन वाटर। सो ये आपका क्या है, एक्सक्रीशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। कुछ अदर आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑल्सो हैं जो आपको रीड आउट करने हैं, वो है आपका लेबियल ग्लैंड्स, यूट्रिकुलर ग्लैंड्स जो कॉकरोचेस में पाई जाएगी,
उसका काम क्या है, स्टोर यूरिक एसिड टेम्परेरी एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द एम्ब्रियोज। ठीक है, सो आपका एक आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो आपको उसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मिल चुका है कॉकरोच। मैंने वो क्वेश्चन सेपरेटली ऐड भी किया हुआ है, सो आपको इसलिए वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कहीं भी आ सकते हैं। फैट बॉडी क्या होती है, वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह होती है। बेसिकली ये यूरिक एसिड को स्टोर करेंगी इन यूरेट सेल्स एंड लेटर इट इज ट्रांसफर टू मेनिफिजियन टिब्यूल। सो ये आपको एक बार रीडिंग लगा लेनी है, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी यूरिन। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज प्राइमरी यूरिन एंड हाउ इट इज फॉर्म। राइट द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन इंसेक्ट्स। सो आपको टाइप्स ऑफ वेस्ट, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, प्राइमरी यूरिन होता क्या है वो बताना है। So primary urine is a fluid produced by malphizian tubules that carries the excretory substance from hemolymph to the hindgut। ठीक है, so ये आपका प्राइमरी यूरिन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, फ्लूइड फीडिंग एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स एक्सक्रीट लिक्विड यूरिन। तो जो भी आपके एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये हमारा देखने को मिलेगा आपको। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स विद सॉलिड फ्लूइड डू नॉट एक्सक्रीट फ्री लिक्विड यूरिन। Waste is mixed with undigested food in the rectum and ingested as dry or pasty feces. Malphizian tubules are highly permeable to the low molecular weights, molecule like amino acids, sugars, ions and water। और जो हाई है, ये तो लो के लिए, हाई के लिए हमारे क्या होता है, नेफ्रोसाइट्स, वो क्या है हमारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, आप एक पूरा चीज़ें करोगे ना तभी आपका जो है ना फ्लो बनेगा सब्जेक्ट में, अदरवाइज चीज़ें जो है रह जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी यूरिन कैसे होता है, हमारा आयन ट्रांसपोर्ट होगा के पोटेशियम पॉजिटिव के आयन हमारे जाएंगे हिमोलिम्फ से, और कहाँ जाएंगे ये, टिब्यूल्स के अंदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद मेल्फिजियन टिब्यूल हमारी सिक्रीट करेगी सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन, यूरिक एसिड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारा प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद हमारे ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन का और आयन पंप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है प्राइमरी यूरिन का। देन ऑस्मोसिस, एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स osmotic gradient drawing the water and other solids from the hemolymph to the tubule limbule। तो लिमन के अंदर ये हमारे क्या है, मूवमेंट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और फिर वो फर्दर हमारे रेक्टम की तरफ जाएगा। प्राइमरी यूरिन मूव्स टू द रेक्टम वेयर द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अब हमें क्या करना है, रीएब्जॉर्ब भी करना है वाटर एंड आयंस। रीएब्जॉर्प्शन इज हार्मोनली रेगुलेटेड एंड डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और ये डिपेंड करता है हमारे हार्मोन पर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी। ठीक है, जैसे डिजर्ट और वाटर की कंडीशन में बिल्कुल अलग होता है रीएब्जॉर्प्शन। रिजल्ट्स, what does it result, terrestrial insects produces dry or thick paste excreta whereas aquatic dilute urine। so this is your primary urine formation process। अब कुछ आपको मेन नाइट्रोजनस वेस्ट बताने हैं। पहला है आपका अमोनिया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये क्या होता है, हाईली वाटर इसमें नीडेड होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। एक्वेटिक एनिमल्स में होगा, रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर एक्सक्रीशन, और इस मोड को जो भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं उन्हें आप बोलते हैं अमीनोटेलिक। नेक्स्ट है आपका यूरिक एसिड, इनसॉल्युबल इन वाटर, कंजर्व्स वाटर, वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज होता है। इसमें आपका जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स उसमें देखने को मिलेगा, जैसे लॉकस्ट, कॉकरोचेस। ठीक है, और इन एनिमल्स को बोला जाता है यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट यूरिया, माइनर कंपोनेंट्स इन सम इंसेक्ट्स, फ्यू इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, लेस कॉमन देन यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, यूरिक एसिड। फिर एलेंटियन, नाइट्रोजनस वेस्ट इन सम लेपिडोप्टेरन्स में आपको देखने को मिलेगा, जिससे पायरस स्पेशलिस्ट इसकी स्पीशीज है। अल्टरनेटिव एक्सक्रीटरी फॉर्म है ये एक तरह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यू हैव टू टेल द हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ excretion, explain them briefly। So in insects, hormone play an important role in regulating excretion, mainly by controlling the ion and water reabsorption in the Malphizian tubule। So कुछ हमारे हार्मोन होते हैं डाययूरेटिक हार्मोन, ये हमारे क्या है, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। डाययूरेटिक हार्मोन, डीएच हार्मोन भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी यूरिन एंड प्रमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस। सो जब हमारा डीएच हाई होगा, सो हमारा वाटर का जो हमारा एक्सक्रीशन होगा वो भी क्या होगा, हाई। सो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। It stimulates the Malphizian tubule to actively secretes the Na positive, K positive and Cl negative ions into the lumen। जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और मूवमेंट हमारा हो पाएगा फ्रॉम हिमोसिल टू लिमिन। वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस इंक्रीजिंग द यूरिन फ्लो। सो यही मैंने आपको अभी बताया भी है।
एग्जाम्पल CRF लाइक डायरेटिक हार्मोन इन इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस। तो ये आपका एक डायरेटिक हार्मोन है CRF, जो कि हमारे कॉकरोचेस में देखने को मिलेगा। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन। अभी वो क्या कर रहा था, वाटर का रिमूवल कर रहा था, अब ये क्या करेगा, वाटर को कंजर्व करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर का कंजर्वेशन करेंगे। रिड्यूस यूरिन फ्लो, कंजर्व वाटर, ये देखने को मिलेगा आपको एरिड कंडीशन में या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, या इंसेक्ट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में। मैकेनिज्म कैसा है इसका, इट प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आयंस इनटू द रेक्टम एंड प्रॉक्सिमल मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस। एग्जाम्पल है इसके, कैपेबल ऑफ हार्मोन रेगुलेशन इन कॉकरोचेस ड्यूरिंग वाटर स्कैरसिटी। कॉकरोचेस में दोनों ही हार्मोन हमारे रोल प्ले करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। अदर हार्मोन इन्फ्लुएंसेस जैसे जेएच हार्मोन स्टेरॉइड्स में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एक्सक्रीशन बाय रेगुलेटिंग द मेलफिजियन डेवलपमेंट और एक्टिविटी ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस। सो जब हमारा मोल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ये हार्मोन हमारे तभी एक्टिव होते हैं, तो तब भी हमारा क्या है, ये एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम 2 इंसेक्ट्स दैट यूटिलाइजेज योर स्टोरेज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया था, पहला आपका है कॉकरोच। कॉकरोच का नाम ब्लाटा है, मतलब साइंटिफिक नेम, एंड पेरीप्लानेटा। सो ये हमारे क्या करेंगे, यूरिक एसिड को स्टोर करेंगे इन द फैट बॉडी एंड यूरिटाइल ग्लैंड, और उसको बाद में यूज करेंगे टू फीडिंग नाइट्रोजन टू देयर एम्ब्रियोज। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग टेल, ठीक है, कोलम्बोला, जो आपको एपटेरिगॉइड्स के मैंने 4 ऑर्डर्स बताए थे, ठीक है, उसमें भी आपका क्या है, उसका ही ऑर्डर है। ये भी हमारे लेवल ग्लैंड को यूज करेंगे टू टेम्परेरी स्टोर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बिफोर देयर एलिमिनेशन। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। 1 मार्कर क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिनार एंड ट्यूबुलर सेलिवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है रेपेलेंट्स और एट्रैक्टेंट्स में, क्लोज्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स, एंड नेक्स्ट है आपका एक्यूट एंड क्रॉनिक पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी, अगेन इंपॉर्टेंट। ये आपका ब्लॉक 4 से है वैसे, पर फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। सो आपको पहले बताना है एसिनार और ट्यूबुलर सेलिवरी ग्लैंड्स हमारी क्या होती हैं। तो एसिनार जो ग्लैंड होगी हमारी, इनकी जो शेप होगी सेक्लाइड या फिर राउंडेड एट देयर सिक्रीटरी एंड्स। कहाँ पर सिक्रीटरी एंड होंगे उनके, या तो राउंडेड होंगे या सिक शेप्ड होंगे। आर प्राइमरीली अडेप्टेड टू प्रोड्यूस वाटर और सीरियस सिक्रीशन। तो ये हमारा क्या है, अडेप्टेड टू प्रोड्यूस वाटर और सीरियस सिक्रीशन को बनाने के लिए अडेप्ट की गई हैं। दीज सिक्रीशंस आर रिच इन एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन द इनिशियल डाइजेशन ऑफ द फूड। तो ये हमारे इनिशियल डाइजेशन में ही हेल्प करेंगे। कॉकरोचेज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स विद एसिनार ग्लैंड्स। तो आपको एग्जाम्पल, आपको ना किसी भी चीज़ की 3 चीज़ें याद करनी है, उसका मेन फीचर, उसकी स्पेशलिटी क्या है सिर्फ जो उसी में है, या फिर एक्सेप्शन, और उसका फिर एक एग्जाम्पल। सो इन 3 चीज़ों के साथ अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। ट्यूबुलर सेलिवरी ग्लैंड्स हमारी क्या होती हैं, दीज आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सिक्रेटरी पोर्शंस, मेनली प्रोड्यूस म्यूकस सिक्रीशन। तो ये क्या बनाती है, म्यूकस को सिक्रीट करेंगी, विच हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन और बाइंडिंग ऑफ द फ्लूइड फूड। और ग्रास ऊपर क्या है, इसका मेन हमारा एग्जाम्पल है। दो इसका जो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ना, दीज ग्लैंड्स रिफ्लेक्ट्स देयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द फूड। तो एक हमारा क्या कर रहा है, इनिशियल डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या कर रहा है, म्यूकस सिक्रेशन करा रहा है, जो क्या कर रहा है, उसका ल्यूब्रिकेशन कर रहा है, ठीक है। सो ये आपके दोनों सेलिवरी ग्लैंड्स की फंक्शन मैंने यहाँ पे खत्म करवा दी है। नेक्स्ट है आपका रेपेलेंट्स एंड एट्रैक्टेंट। नाम से आपको समझ में आ रहा है, रेपेलेंट्स मतलब जो हमारे दूर भागे, ठीक है, कोई भी चीज़ किसी से दूर भाग रही हो, रिपेल करना मतलब किसी चीज़ को दूर करना। Repellents are the chemical substances that derive insects away from a particular area, substance, host. They are widely used in pest control to protect humans, crop and stored products. So आपने देखा होगा कि जो आपका कैम्फर होता है ना, आप उसको क्लोथ्स में या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह में डाल देते हो। वाई, टू कीप बेड बग्स, मोथ्स, तो इनको क्या करने के लिए, दूर भगाने के लिए। तो ये क्या होता है, रेपेलेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे Citronella oil repels mosquito by interfering their olfactory receptors. Attractants क्या होता है, ये हमारा अट्रैक्ट करेगा lure insects towards them, feeding, mate, pollination, कोई भी पर्पस उसके लिए। इनमें हमारे एग्जांपल्स हैं फ्लोरल सेंट्स, नेक्टर्स, फेरोमोन्स, जो हमारे इंसेक्ट्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो अट्रैक्टेंट्स पे गाइड कर होते हैं, बीज और बटरफ्लाइज, ठीक है।
सो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लोज मतलब जो हमारा पूरा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लोज एंटायरली विद इन द नेटवर्क ऑफ वेसल्स. इसमें आपका क्या होगा, मेंटेनिंग हाई प्रेशर और एफिशिएंट होगा. क्यों एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि हमारा लॉस क्या हो रहा है, मिनिमम. So exchange occurs through the vessel walls, allowing the precise distribution to the tissues. This is seen in earthworms. और example इसके क्या है आपका earthworms and vertebrates. Next है आपका insects possesses an open circulatory system where the hemolymph is not confined to the vessels but flows freely in the body. इसमें आपका क्या है, freely body में रहता है, तो ये हमारा क्या है, less efficient है हमारा as compared to your open, as compared to your closed circulatory system. हीमोसेल इस कैविटी को बोलते हैं जहाँ पे हमारा ये फ्रीली फ्लो करता होता है. बेसिकली बात कर रहे होते हैं सारे ऑर्गन्स, उसमें ही कोई इंटरनल वेसल्स इसमें नहीं पाई जाएगी. ठीक है, सो इसका डिफरेंस था. डॉर्सल वेसल्स लाइक हार्ट एंड ऑर्टा पम्प्स द हीमोसेल्फ बट द सर्कुलेशन इज स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट दैन द क्लोज सिस्टम. सो ये इसका डिफरेंस है. नेक्स्ट है आपका ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स. So trachea are the large tubular air passage in the insect that carries the oxygen directly to the tissue. Walls are reinforced with chitinous rings. So ये मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ है. कुछ इनका स्पेशल फीचर, स्पायरल्स टू प्रिवेंट द कॉलिप्स. ठीक है, हमारे ह्यूमंस में भी तो पाई जाती है ना. ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है ना हमारे भी ट्रेकिया में. तो वो क्या होता है, कॉलिप्स प्रिवेंट करने के लिए होता है. ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द स्पाइरकल्स ऑन द बॉडी सरफेस, branch repeatedly into the small tubules called tracheoles. So trachea is the bigger part. Tracheoles हमारे जब वो finally divide हो जाए, fine thin wall tubules that penetrate tissues and reach individual cell. अब ये हमारा further फिर क्या हो जाए, divide हो जाए further tubules में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, tracheoles. Single layered epithelium like chitinous reinforced E and is fulfilled tip where gas exchange occurs by diffusion, responsible for delivering oxygen directly to the mitochondria and removing the carbon dioxide. नेक्स्ट आपका है एक्यूट पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी एंड क्रॉनिक पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी. सो जब भी एक्यूट हो ना टर्म आपका, तो एक्यूट मीन्स फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, आवर्स टू डेज आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ हाई डोज ऑफ द पेस्टिसाइड. सिम्टम्स आर यूजुअली सीवियर. तो जब शॉर्ट हो रहा है तो हमारे इसके सिम्टम्स बहुत तेजी से होते हैं, सीवियर आते हैं, इजिली नोटिसेबल होंगे, सच एज नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, एक्सेसिव सेलिब्रेशन एंड कन्वल्शंस, respiratory distress, even death in extreme cases, commonly from accidental pills, improper handling or misuse of pesticide. नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक. क्रॉनिक में हमारा जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, मेनली मंथ टू ईयर्स लग जाते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म रिपीटिव एक्सपोजर के बाद ही हमारी हो पाती है. इफेक्ट्स आर ऑफन सब्टल इनिशियली बट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इफेक्ट. पहले तो इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद बहुत सीरियस हो जाते हैं ये, इंक्लूडिंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, लिवर एंड किडनी डैमेज, इम्यून सप्रेशन और इवन कैंसर. ठीक है, सो ये आपके हैं डिफरेंस दोनों टॉक्सिसिटी में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. सो यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट ऑन दीज टर्म्स: हीमोसेल, एलैरी मसल्स, डॉर्सल वेसल्स, एसेसरी पर्स्टाइल ऑर्गन, थर्मोरेगुलेशन, सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये जो 6 टर्म्स हैं आपकी, इनमें आपको डिफरेंस बताना है. हीमोसेल हमारा क्या होता है, इट इज़ द मेन बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट्स फिल्ड विद हीमोलिम्फ. तो ये क्या है, मेन बॉडी कैविटी है जिसमें हमारा हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है. इट इज़ एन ओपन कैविटी वेयर ब्लड बाथ्स इन द इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली. द हीमोसेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डॉर्सल, जिसको आप पेरिकार्डियल भी बोलते हो, पेरीविस्ट्रल एंड वेंट्रल साइनस. ठीक है, सो ये हमारी 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाती हैं, आपको ये तीनों याद रखने हैं. इनमें हमारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट हमारा फ्लो कर रहा होगा. नेक्स्ट है आपका एलैरी मसल्स. एलैरी मसल्स आर फैन शेप्ड मसल्स अटैच टू द हार्ट. कहाँ से अटैच होती है, हार्ट और डॉर्सल डायफ्राम. दिस सपोर्ट्स द हार्ट एंड असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ. तो ये क्या करती है, असिस्ट करती है मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ. देयर कंसंट्रेशन हेल्प्स हीमोलिम्फ फ्लो इनटू द हार्ट although the heart beats faster than the alveolar muscles. तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हीमोलिम्फ को हेल्प कराना हार्ट में फ्लो करने के लिए इजीली. डोर्सल वेसल्स इज द प्रिंसिपल ब्लड कलेक्टिंग ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट. जैसे हम लोगों में क्या होता है, हार्ट होता है. ठीक है, सो इनका मेन ऑर्गन क्या होता है आपका, डोर्सल वेसल रनिंग अलॉन्ग द डोर्सल मिडलाइन, और ये डोर्सली प्रेजेंट होगा. इट हैज 2 रीजन्स, पोस्टीरियर हार्ट विच पंप्स द हीमोलिम्फ वाया ऑस्टिया.
तो ये क्या है हमारा, हिमोलिम्फ से ऑस्टिया में पंप करेगा, एंड आपका इंटीरियर ऑर्टा विच पम्प्स द ब्लड विच पम्प्स द हिमोलिम्फ टू द हेड। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों में पोस्टीरियर और इंटीरियर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन। This organ is also known as auxiliary hearts and are located at the bases of the antenna, legs, wings, and ovipositor. They pump the hemolymph independently into the appendages, ensuring proper circulation and in flying insects and help in inflating the wings. So आपको ये समझ में आया ना, ये आपका क्या है, इंडिविजुअल हार्ट है। जैसे हमारा क्या है, एनर्जी डिराइव्ड डीएनए होता है ना, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारा क्या है, छोटे छोटे जो है प्लाज्मिक डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह से है कि हमारा मेन काम तो हार्ट का डॉर्सल वेसल ही करेगा, लेकिन ये हमारे ऑक्सिलरी हार्ट्स भी होते हैं जो अलग अलग इन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका थर्मो रेगुलेशन। इट इज़ जस्ट नथिंग मेंटेनिंग द ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर। सो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। बिहेवियरल मेथड्स इंक्लूड, और उसमें क्या होता है, बास्किंग, सीकिंग शेड। बास्किंग मतलब आपके सन के नीचे जाके हीट लेना। सीकिंग शेड मतलब ऑफकोर्स हीट से या सन से दूर जाना। वाइल फिजियोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्विंग शिवरिंग एंड फ्लाइट मसल्स और कंट्रोलिंग द हिमोलिम्फ फ्लो, और हिमोलिम्फ फ्लो के थ्रू भी ये थर्मोरेगुलेशन होता है। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एट ऑप्टिमम लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स हम आगे भी देखेंगे डिटेल में। इंसेक्ट की इनेट इम्यूनिटी को बोलते हैं कैरिड आउट बाय हीमोसाइट्स। Hemocytes perform the phagocytosis encapsulation of larger parasites and form the nodules around the microbial clusters, protecting the insects from bacteria, fungi, viruses and parasites. So ये हमारा क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है जो हमारा कैसे होता है, हेमोसाइट्स के थ्रू होगा ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी, इसको हम बोल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द इंसेक्ट्स इन डिटेल। You will have to explain what is hemolymph and discuss in detail about the components and the function of hemolymph. यह आपने अभी देखा ही है ऊपर, ठीक है। तो अभी हमें क्या बताना है, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जो हमारा इंसेक्ट होता है इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। बेसिकली ब्लड जो है फ्रीली फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ hemolymph। इन द बॉडी कैविटी hemocoel and no veins, no arteries and no capillaries are present. hemocoel हमारा क्या होता है, इट इज अ बॉडी कैविटी फिल्ड विद hemolymph। तो ये क्या है, बॉडी कैविटी है जो hemolymph से फिल्ड है। डिवाइडेड इंटू 3 साइनसेस, डॉर्सल, पेरीविस्टरल, वेंट्रल, अभी आपने देखा ही है ऊपर। फिर आपका डॉर्सल वेसल, ये सारी चीज़ें आप जो है अभी करके आए हो ऊपर। ये क्या है, मेन कंडक्टिंग ऑर्गन है। जैसे कि हार्ट, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2, पोस्टीरियर पंपिंग ऑर्गन एंड इंटीरियर। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख के कवर कर लीजिएगा ईजिली। नेक्स्ट है आपका साइनसेस, डायफ्राम एंड एलआरई मसल्स। तो ये भी आपके पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। डॉर्सल डायफ्राम separates the dorsal sinus from the perivisceral sinus, perforated to allow the hemolymph passage. Ventral हमारा क्या होता है, perivisceral sinus को सेपरेट करेगा from the perineural sinus। ये आपका ग्रास ऊपर, ड्रैगन फ्लाइज और वास्प में देखने को मिलेगा। एलआरई मसल्स आर द फैन शेप्ड मसल्स अटैच टू द हार्ट एंड द डॉर्सल डायफ्राम एंड सपोर्ट्स द हार्ट एंड हेल्प इन द हिमोलिम्फ सर्कुलेशन। अभी आपने शॉर्ट नोट में देखा ही है। तो ये सारी चीज़ें अब रिपीटेड चल रही हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये आपका नंबर वेरी कर सकता है। सो अगेन अगर आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स अभी आप ऊपर देख कर आए हो। तो ये क्या है, जो हमारे ऑक्सिलरी हार्ट होता है ना, जो हमारा लोकेटेड बेसिस ऑफ द अपेंडेजेस लाइक एंटीना, लेग्स, विंग्स, ओविपोजिटर, तो उसमें हम बोलते हैं एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन। और ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट को हार्ट हेल्प कराएगा सर्कुलेशन में या विंग इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज डॉर्सल ऑर्टा? Write about the mechanism of circulation in insects. So you have to write about the dorsal aorta and its mechanism of circulation. So अभी आपने देखा ही है कि इंसेक्ट्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा where the hemolymph flows freely into the hemocoel. The dorsal vessels pumps the hemolymph assisted by the alveolar muscles and diaphragm. Circulation occurs by the 3 phases, diastole, systole and diastasis. So diastole हमारा क्या होता है, पहले देखते हैं। इसमें हमारा जो हार्ट है ना वो रिलैक्स करेगा। That means hemolymph enters through इनकोरेंट ऑस्टिया। अब सिस्टोल में हमारा जो ब्लड हार्ट है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स हमारा जो हिमोलिम्फ है वो पम्प्ड होगा इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड डायस्टेसिस, शॉर्ट रेस्टिंग, इसमें दोनों पीरियड के बीच में जो रेस्टिंग फेज है उसको हम डायस्टेसिस बोल रहे हैं। अब ये ऑक्सिलरी पल्सेटाइल
organ supplies hemolymph to the appendages. Heartbeat may be unidirectional or occasionally reversed in some insects. Hemolymph flow is influenced by the temperature, physiology and developmental stages. ठीक है, सो ये आपको डॉर्सल ऑर्टा के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, ये तो मैकेनिज्म था. अभी डॉर्सल ऑर्टा है, ये क्या है, एंटीरियरी पोर्शन ऑफ द डॉर्सल वेसल्स इन द इंसेक्ट्स. इट एक्ट एज अ कंडक्टिंग वेसल्स कैरिंग द हीमोलिम्फ फ्रॉम द पोस्टीरियर हार्ट टू द हेड. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनिटी एंड राइट अबाउट द सेल्यूलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी इन इंसेक्ट्स. तो ये आपको ना इंसेक्ट्स के बीच बतानी है ये इम्यूनिटी. ठीक है, ह्यूमन रेफरेंस में मत लिखिएगा आंसर, इंसेक्ट का पेपर है तो इंसेक्ट के रेफरेंस में लिखना है. तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस like pathogens, toxins, antigens. It is a defense of organism against pathogen. Insects में मैंने ये लाइन हाईलाइट भी की है. Insects relies only on their innate immunity as they lack adaptive immunity like B cells और T cells. तो वो innate immunity पे क्या करते हैं, rely करते हैं. Their defense begins with the physical barriers like cuticle, gut और trachea. आपने देखा था ना, gut में भी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो पैथोजन को प्रिवेंट करेंगे. मिड गट में आपने पढ़ा था. And it is mediated by hemolymph and fat bodies which produces antimicrobial compounds. फिर आपका टाइप में डिवाइडेड है ये. सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स mediated by hemocytes included phagocytosis इसमें होता है, जिसमें प्लाज्मेटोसाइट्स एंड गल्फ एंड डाइजेस्टेड स्मॉल पैथोजेंस. नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, एग्रीगेट बना लेगा हमारा हेमोसाइट्स, जिसमें मल्टीपल पैथोजेंस को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और फिर बाद में उनका मेलेनाइजेशन हो जाएगा. एनकैप्सुलेशन, जिसमें लार्ज पैथोजन में होता है ये. Large pathogens are surrounded by the multiple layer of hematocytes forming a melanized capsule and cutting off their nutrient and oxygen supply. तो इससे भी क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे. Coagulation, granulocytes and monocytes from the form a clot at wound sites, sealing the injury and preventing the infection. Humoral immune response कैसे होगा, जैसे आपका हमारा mediated by soluble factors in hemolymph. It involves एंटी माइक्रोबियल पैप्टाइड्स AMPs. तो ये हमारा कैसे होगा, एंटी माइक्रोबियल पैप्टाइड्स के थ्रू होगा. प्रोड्यूस मेनली बाय द फैट बॉडीज, एग्जाम्पल सिक्रोपेंस, एटिसिन्स एंड डिफेंसिन्स. तो ये आपको कुछ इसके नाम ध्यान रख के जाने. एंटी माइक्रोबियल पैप्टाइड्स रिलीज इनटू द हीमोलिम्फ. सिग्नलिंग पाथवेज, जैसे आपका टोल पाथवे है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होगा, एंड IMD पाथवे जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होगा, एंड जे स्टैट पाथवे. तो ये कुछ आपको लर्न करने वाली चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, लर्न कर पाओगे आप तभी लिख पाओगे. एंजाइमेटिक कैस्केड, कंट्रोल मेलेनाइजेशन, कोएगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन स्पीशीज टू किल द पैथोजेंस. अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, जब पैथोजन डिटेक्ट होगा हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन्स PRP से, तो बाइंड करेगा पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स PAMPs लाइक लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, peptidoglycans. This trigger both cellular and humoral responses which work together to clear the infection effectively. ठीक है, अब आपके जो टर्मिनल क्वेश्चंस है ना, उनमें ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी दी हुई है, तो आप एक बार इनको भी थोड़ा ध्यान से करके जाएं. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ. मैं बार बार ये बता चुकी हूँ, तो आप इसको यहाँ से रीड कर लीजिए, सिंपल है. फंक्शन मैं इसके आपको एक बार बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी. फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को. डिफेंस करना, क्योंकि ये ही हमारा हेमेटोसाइट्स को क्या करेगा, इसी के अंदर हीमोलिम्फ के अंदर ही हमारे हेमेटोसाइट्स होंगे जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अभी आप पढ़कर आए हो. एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वेस्ट बीस में ही जा रहा है ना आपका. ऑस्मो रेगुलेशन, हाइड्रोलिक फंक्शन बिकॉज इट एड्स इन द विंग एक्सपेंशन, मोल्टिंग एंड मूवमेंट ऑफ अपेंडेजेस, एंड ऑफकोर्स थर्मो रेगुलेशन. से आपका फंक्शन भी खत्म होता है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइरेकल्स इन द इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन. तो स्पाइरेकल्स का फंक्शन क्या होता है वो बताना है, और स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज अ स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द इंसेक्ट्स. ईच स्पाइरेकल इज कनेक्टेड टू द ट्रेक्यूल ट्यूब्यूल allowing air to enter into the tracheal system. Insects have paired spiracle on each body segments of thoracic and abdominal segment. Next आपका spiracles have valves closing mechanism that can open and close to regulate the airflow and prevent the water losses. Some spiracles are surrounded by the hairs and filters to prevent the dust and microbes from entering. So ये इसका structure था. Function क्या है इनका, entry and exit point होते हैं for air. Work in coordination with trachea and tracheoles for efficient gas exchange. ठीक है, तो gas exchange में बहुत important role play करेंगे. Helps in conserving the water by closing in
during the dry conditions and preventing the desiccation. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स एंड इट्स ऑर्गन. सो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है इन इंसेक्ट्स एंड इट्स ऑर्गन. सो इसमें आप इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में बताने से. सो जैसा कि आपको पता है ना कि इंसेक्ट्स जो है ना वो अडेप्टेड होते हैं हमारे बहुत सारे कंडीशंस में रहने के लिए, जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल, aquatic and parasitic lifestyles. Their respiratory system also shows some adaptations and modifications accordingly. So उसमें adaptation भी उसके according होंगी, जैसे tracheal system. The main respiratory system in insects consists of air-filled tubules called trachea and smaller branches called tracheoles. Some insects like apterygotes like Protura columbella are certain endoparasites lack tracheae. तो इनमें क्या है, ट्रेकिया हमारा होता ही नहीं है. एक्वेटिक इंसेक्ट्स में हमारा क्या होगा, यूज़ करेंगे वो गिल्स, एयर बबल्स, प्लेस्ट्रॉन अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं ये फॉर रेस्पिरेशन. तो ये क्या है, आपके ऑर्गन है, इनमें स्पेशलाइज ट्रेकियल सिस्टम. अब ट्रेकिया हमारा क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इन्विजिनाइजेशन ऑफ एक्टोडर्म. लार्ज ट्रेकी ब्रांच इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्यूल्स लाइन्ड बाय क्यूटिकुलर इंटिमा एंड स्पाइरकल थिकनिंग्स लाइक टेनिडिया. इसका फंक्शन क्या होता है, ये एयर को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम स्पाइरिकल्स और परमिएबल क्यूटिकल टू द ट्रेक्यूल्स एंड असिस्ट इन CO2 ट्रांसपोर्ट. सम ट्रेकिया फ्रॉम द एयर सेक्स विच हेल्प्स इन वेंटिलेशन. सो ये हमारा वेंटिलेशन में भी हेल्पफुल है. तो ये सारी चीज़ें ना आपको इसमें लिख कर आनी है, एक एक दो पॉइंट आपको इन सबके ध्यान होने चाहिए. ट्रेक्यूल्स हमारा क्या होता है, दीज आर फाइनल ट्यूब्यूल्स मेन साइट्स ऑफ एक्चुअल गैस एक्सचेंज. जैसे हमारे में क्या होता है, एल्वियोलाई होती है ना, ऐसे इनमें क्या होते हैं, ट्रेक्यूल्स होते हैं. ठीक है. It is lined by the intima. Intima is a layer but lacks protein chitin underlayer. Formed by the tracheolar cells. और नंबर वेरी कर सकते हैं. फ्लाइट मसल्स हैव मोस्ट ट्रेक्यूल्स. जो फ्लाइट मसल होगी उसमें हमारे ट्रेक्यूल का नंबर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. यंग इंसेक्ट्स में भी जो ट्रेकी होता है वो लिक्विड फिल्ड होंगे और उनको हम बोलते हैं न्यूमेटाइज्ड. ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, फिल्ड होता है फ्लूइड. नेक्स्ट आपका है स्पाइरिकल्स. Spiracles are the opening and of tracheal system located laterally on the thoracic and abdominal segment. नंबर इनका वेरी कर सकता है. टाइप इसके होते हैं सिंपल एंड एरेट. सिंपल मतलब जिसमें डायरेक्ट ओपनिंग हो, और एरेट मतलब इन्विजिनेटेड इन द एट्रियल चैम्बर, मे हैव वॉल्स एंड फिल्टर एपरेटस. फंक्शन क्या होते हैं इसके, ये भी रेगुलेट करेगा आपका वाटर लॉस वाया क्लोजिंग मैकेनिज्म, रेगुलेट रेस्पिरेशन इन रिस्पॉन्स टू O2 एंड CO2 कंसनट्रेशंस, स्टारवेशन, इंजरी, वाटर बैलेंस एंड टेम्परेचर. तो ये सारी चीज़ें आपको इनमें पढ़ के जानी है. टाइप्स ऑफ ट्रेकियल सिस्टम आपका क्लोज और ओपन दो तरह का होता है, बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पाइरिकल्स एंड नॉन फंक्शनल स्पाइरिकल्स. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन. तो आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में बताना है. इनको आप मेटेलोप्रोटीन्स भी बोलते हो, जो आपके ब्लड में होते हैं, बेसिकली हीमोलिम्फ में होंगे, of insects that carry oxygen, enhancing the efficiency of oxygen transport. Major types of respiratory pigments are hemoglobin, hemocyanin and hemoerythrin. इनका रोल क्या होता है, ये रिलाई करेंगे ट्रेकियल सिस्टम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, जहाँ पर हमारा द रोल ऑफ ब्लड इन गैस ट्रांसपोर्ट इज मिनिमल. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोस्ट इंसेक्ट्स आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत से इंसेक्ट में इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. तो ये इसका क्या है, बेसिकली रोल है. ठीक है. हीमोग्लोबिन का हमारा फंक्शन देखते हैं. ये हमारा लार्वल इंसेक्ट्स में मिलेगा, जैसे कि हमारा कायरोनोमस एंड गैस्ट्रोफिलस, डेप्थेरा वाले, जो डेप्थेरा मतलब जिसमें हमारे हाउस फ्लाई वगैरह ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो उनके जो इंसेक्ट्स के लार्वा हैं उनमें देखने को मिलेगा. ऑक्सीजन की एफिशिएंसी बढ़ाएगा जहाँ पे हमारा लो इन्वायरमेंट हो, कंडीशन हो ऑक्सीजन की. तो इसका फीचर हो गया. एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता ही दिया. नेक्स्ट आपका है हीमोसाइनिन. ये आपका लोअर इंसेक्ट्स में पाया जाएगा, जैसे कोलम्बेला, डर्मेप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, फाज्मोटेडी. ये सारे जो भी ऑर्डर हैं ये लोअर इंसेक्ट्स के ऑर्डर हैं, इनमें पाया जाएगा हीमोसाइनिन. एग्जाम्पल है इसका स्टोन फ्लाई. ठीक है, ये फंक्शन करेगा हमारा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स. सो आपको क्या है, गैसियस एक्सचेंज की फिजियोलॉजी बतानी है अमंग टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स. तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रेकियल सिस्टम, वेदर द ट्रेकियल सिस्टम इज एयर फिल्ड और फ्लूइड फिल्ड. सो इंसेक्ट्स विदाउट ट्रेकियल सिस्टम और फ्लूइड फिल्ड ट्रेकिया, तो उनमें कैसे होगा, ऑक्सीजन की एंट्री, डायरेक्ट डिफ्यूजन फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द बॉडी फ्लूइड. तो उसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन हमारा रोल प्ले करेगा. बेसिकली सिर्फ डिफ्यूजन से ही हमारा क्या होगा,
ऑक्सीजन एंटर कर रहा होगा. सुटेबल फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स और अर्ली लाइफ स्टेजेस. नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट्स विथ ट्रैकियल सिस्टम. जिनमें ट्रैकियल सिस्टम है यानी कि हमारे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, तो उसमें कैसे होगा, यूज डिफ्यूजन एंड कन्वेक्शन, दोनों डिफ्यूजन भी हो रहा है कन्वेक्शन भी हो रहा है, यानी कि वेंटिलेशन. वेंटिलेशन कैसे होगा, तुम्हारे जो आपके जो ऑर्गन है ना यहाँ पर उनके थ्रू. और गैसेस एक्सचेंज, इसमें डिफ्यूजन में हमारा शॉर्टर डिस्टेंस में होगा और कन्वेक्शन मतलब बल्क फ्लो, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू दूर जो भी डिस्टेंस होंगे वहाँ पर हमारा ये मूवमेंट हो रहा होगा. आप इसको एक बार पढ़ लेना. एब्डोमिनल पंपिंग इसमें रोल प्ले करेगी, हीमोलिम्फ से ट्रांसफर होगा. और हेड वेंटिलेशन मतलब जो हेड की मूवमेंट, प्रोथोरेक्स प्रोबोसिस की जो मूवमेंट है उससे भी हमारा क्या होगा, वेंटिलेशन हो रहा होगा. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है. स्पेशल वेंटिलेशन पैटर्न भी होते हैं हमारे, जैसे अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, इस पे ना आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज दिस डिसकॉन्टिन्यूस गैस एक्सचेंज, व्हाट इज दिस DGE. अब ये क्या होता है, जब हमारा कोई भी रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज 2 स्टेज में हो उसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस. अब इसमें क्या होगा, और स्पाइरिकल्स आर क्लोज तो नो गैस एक्सचेंज. इसमें क्या होगा, स्पाइरिकल्स आर ओपन तो गैस एक्सचेंज. तो 2 स्टेज हो गई ना कि हमारा बीच में क्या हो गया, एक सिंगल स्टेप में नहीं हो पा रहा है वो. जब वो 2 स्टेप में हो तो हम उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस. चेन आपकी टूट गई, चेन इज नॉट बिल्ड. अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हमारा वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड फैसिलिटेट अंडरग्राउंड रेस्पिरेशन. सो ये इसका रोल था. नेक्स्ट है आपका फ्लाइट रिलेटेड वेंटिलेशन. फ्लाइट रिलेटेड वेंटिलेशन जैसे कि थोरैसिक पंपिंग में होगा एब्डोमिनल पंपिंग, स्पाइरिकल पैटर्न सिंक्रोनाइज्ड विद एब्डोमिनल वेंटिलेशन. तो ये आपके फ्लाइट रिलेटेड वेंटिलेशन होंगे जब वो हमारा क्या है, इंसेक्ट फ्लाइट कर रहा है तो उस टाइम पे जो हमारे वेंटिलेशन होंगे वो किस तरह से होंगे. तो ये वो सारी चीज़ें हैं. एक्वेटिक इंसेक्ट्स में कैसे होगा, हालांकि आपका क्वेश्चन सिर्फ टेरेस्ट्रियल का था बट मैंने एक्वेटिक डाल दिया, तो आप इसको यहाँ से रीड कर लेना कि एक्वेटिक में ये किस तरह से हो रहा होता है. आई एम शोइंग यू द आंसर हियर. अब ये जो आपका प्लास्टेरॉन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वाटर इनटू द प्लास्टेरॉन. ये कहाँ पाया जाएगा, आपके एक्वेटिक एनिमल्स में ही दिखेगा. और इसको आप एक और नाम से जानते हो, परमानेंट फिजिकल गिल्स. एडवांटेज क्या होते हैं इसके, परमानेंट एंड नॉन कोलेप्सिबल होता है ये, सपोर्टिंग द लाइफ लॉन्ग रेस्पिरेशन. तो इट इज़ द रेस्पिरेशन ऑर्गन फाउंड इन योर एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट आपका कंपैरिजन करना है रेस्पिरेशन का बिटवीन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. सो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सेम ही है बट थोड़ा लिखने का तरीका इसका अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया. अगेन यू कैन रीड इट एंड जस्ट आपका ये तैयार हो जाएगा क्योंकि आप इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं. नेक्स्ट आपको बताना है डिस्कस द गैसेस एक्सचेंज इन एंडोपैरासिटिक इंसेक्ट्स. सो आपको एंडोपैरासिटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें बताना है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है. मोड ऑफ गैस एक्सचेंज विद ट्रेकियल सिस्टम भी होता है और विदाउट ट्रेकियल सिस्टम भी होगा. इसमें आपके ओपन एंड क्लोज दोनों रोल प्ले करेंगे. इसमें आपका विदाउट में सिर्फ आपका डिफ्यूजन प्रोसेस रोल होगा जो डायरेक्टली डिफ्यूज कर देगा हमारी गैसेस को इनटू द हीमोलिम्फ फ्रॉम होस्ट. अब इसका मैकेनिज्म और अडैप्टेशन में क्या है इसका वो देखते हैं कि ये जो लिक्विड फिल्ड इन ट्रेकिया, यंग लार्वा में जो भी हमारा फिल्ड होगा लिक्विड या गैसेस वो ट्रेकिया फिल्ड होंगी विद फ्लूइड होगा उसमें. स्पैरिकल्स रिमेन्स क्लोज. ठीक है, स्पैरिकल्स अभी क्लोज रहेंगे. और गैस एक्सचेंज होगा वो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होगा. मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, स्किन से ही रेस्पिरेशन हो रहा होगा. किसमें, हम फर्स्ट इंस्टार लार्वा. कॉर्डियल वेसिकल्स जो हमारे बैराकोनोइड लार्वा होते हैं उनमें हमारा कॉर्डियल वेसिकल के थ्रू देखने को मिलेगा. ये अडैप्टेशंस हैं सारे, आपके जितने भी फीचर्स हैं सारे अडैप्टिव फीचर्स हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ना आपको सिर्फ रखनी है तभी ये हो पाएंगी. तो यहाँ पर आपका ब्लॉक 1 खत्म होता है. नाउ यहाँ से आपका ब्लॉक 4 जो है, ब्लॉक 4 के मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं. ब्लॉक 4 का आपका टाइटल है इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 2. इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, देखो आपका ना प्रॉपर फ्लो में चल रही हैं सारी चीज़ें. जो ब्लॉक 1 था उसमें आपके जितने भी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो चल रहे थे, जैसे कि आपका डाइजेशन आया, फिर एक्सक्रीशन आया, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया. ठीक है, ब्लॉक 2 में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, जैसे न्यूरल सिस्टम पढ़ोगे आप. ठीक है, फिर उसमें आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे. तो ये सारी चीज़ें आप सिस्टम से रिलेटेड पढ़ रहे हो. फिर आपका जो ब्लॉक 3 है उसमें आपको टॉक्सिकोलॉजी पढ़नी है. सो ये ब्लॉक छोटा है प्लस इजी है तो मैंने पहले इसको कवर कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट.
पहला क्वेश्चन है व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, क्लासिफाई देम एंड राइट देयर मोड ऑफ एक्शन। सो आपको ये बताना है कि प्लास्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, सॉरी। तो पेस्टिसाइड्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड शॉर्टेज को प्रिवेंट करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस जो हम देते हैं। ये तो आपका हो गया पर्पस। तो आपको इसकी डेफिनेशन करनी है, कैसे लिखोगे, द केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू, अब यहाँ से आप लिख सकते हो यूज टू प्रोटेक्ट, प्रिवेंट, फूड शॉर्टेज, सारी चीज़ें ये फुलफिल करेगा। टारगेट इसका क्या होता है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड पेस्ट वाइल मिनिमाइजिंग द हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। हालांकि वो नॉन टारगेट पे भी हार्म देता ही देता है। इसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। आपने पेस्टिसाइड को डिफाइन करा हुआ है सेवरल कैटेगरीज, जैसे कि ऑर्गेनोक्लोराइड्स, एग्जाम्पल है इसका DDT एंड एल्डेरिन। ये क्या करेगा, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, कन्वर्शंस और डेथ तक की कंडीशंस कॉज करेगा। परसिस्टेंस होता है, बायोक्यूमुलेट का प्रोसेस शो करेगा, एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स इसमें आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट वाली, इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मेलेथियोन और क्लोरपाइरिफॉस। तो ये इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करता है, हमारा इनहिबिट कर देता है एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज की एक्टिविटी को, जो हमारे एसिटाइल कोलाइन हार्मोन नहीं बना पाएगी, ठीक है। और इससे हमारा क्या होगा, पैरालिसिस और डेथ होगा, जो भी हमारे पेस्ट्स हैं उनके अंदर। सो इसकी कैटेगरी है कि वो हमारा क्या मोड ऑफ एक्शन है पेस्टिसाइड का। नेक्स्ट है आपके कार्बामेट्स, कार्बालामाइन और कार्बोफ्यूरान। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारे पेस्टिसाइड के, जो हमारे क्या करेंगे, रिवर्सिबली इनहिबिट एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। ये रिवर्सिबली इनहिबिट करेगा, मतलब टेम्प्रेरी नर्व ओवर स्टिमुलेशन होगा। ये टेम्प्रेरी है, ये आपका क्या है, परमानेंट है। फिर आपके हैं पायरेथेरॉइड्स। पायरेथेरॉइड्स के एक्टिंग जो मैकेनिज्म है वो है आपका प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल ओपनिंग इन द नर्व्स, जिससे आपका हाइपर एक्साइटेशन एंड अल्टीमेटली पैरालिसिस होगा। लेस टॉक्सिक टू मैमल्स बट कैन अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज पॉलिनेटर्स। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको क्लासिफिकेशन करना था पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ मैकेनिज्म। अब आपका बेस्ड ऑन द टारगेट ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पे भी आपने पेस्टिसाइड को क्लासीफाई करा है। जैसे इंसेक्टिसाइड जो हमारे जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करें इंसेक्ट्स के, ग्रोथ रेगुलेटर जो मिमिक करें इंसेक्ट के ग्रोथ हार्मोन और उसकी डिस्टर्ब कर दें ग्रोथ को, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर जो उसकी एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें, तो उससे उसकी मोल्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ये भी क्या है, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर्स, इस पे आपका एटीपी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये सारे क्या है बेस्ड ऑन द टारगेट। आपका इंसेक्टिसाइड्स में, हर्बिसाइड्स में ये डिवीजन है। एंड लास्ट आपका फंगिसाइड। हर्बिसाइड्स में आपका क्या होगा, फोटोसिस्टम इनहिबिटर ब्लॉक फोटोसिंथेसिस। ALS इनहिबिटर्स में आपका ब्रांच चेन अमाइनो एसिड सिंथेसिस में क्या होगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा। जो अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसकी सिंथेसिस ही जो है रुक जाएगी, तो आगे वो अपना क्या है काम नहीं कर पाएगा। सो ये आपको सारे दो तीन विद एग्जाम्पल तैयार करके जाने हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स डाले हैं, जो भी आपकी बुक्स में दिए हुए थे सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। सो आपको ये लर्न करने हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है फंगिसाइड्स। और फंगिसाइड्स में आपके जैसे जो सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब कर दें, जिससे आपका अर्गिस्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है आपका माइस्लोब्यूटेनिल, ठीक है। तो ये भी एक पेस्टिसाइड है। DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स जैसे कि आपका मैनकोसेब। तो ये सारे आपको लर्न करने हैं, प्रॉपर लर्न करने वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। रोडेंटिसाइड्स जो आपका उसकी एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट करे, जैसे कि उसका एंटीकोएगुलेशन करा दे, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक कर दे। तो ये सारे आपके टाइप्स हैं। जर्नल मैकेनिज्म आपका क्या है, न्यूरोटॉक्सिन्स होंगे, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ग्रोथ को ब्लॉक करेगा एंड फिजिकल पॉइजन। सो इसका मोड ऑफ एक्शन है। लास्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ पेस्टिसाइड्स, ऑल्सो सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। सो आप ये क्वेश्चन रीड कर लेना। आई होप आपको समझ में आ जाए बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। सो आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। परसिस्टेंट बायोअक्यूमुलेशन और हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या है उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्किप करके मत जाइएगा।